कल मैंने आप सभी को एक होमवर्क दिया था। एज अ चैलेंज मैंने कहा था कि आप मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बताइए, है ना, विदाउट द हेल्प ऑफ गूगल और यूट्यूब, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। थोड़ा बहुत हिंट भी दिया था मैंने। कितने लोगों ने किए सॉल्व इसको? बहुत कम। क्या आंसर आया? k/2 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 कैसे क्या आया? सवाल है उठता है कैसे क्या आया। देखो सबसे पहले इधर सब लोग इधर ध्यान दो। तो हम कहेंगे कि देखो भाई, ये रहा हमारा x एक्सिस, ये रहा हमारा y एक्सिस, और ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल, है ना, उसका रास्ता है। अब ये है इनिशियल वेलोसिटी और ये रहेगा एंगल। मुझे इसने बातों बातों में हिंट में बता दिया कि एंगल 45 डिग्री है। डायरेक्ट ना बोल के घुमा फिरा के बातों में बता दिया। कैसे? एज मैक्सिमम पॉसिबल रेंज। जैसे कि हम जानते हैं कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता है तब उसकी रेंज मैक्सिमम होती है। तो उससे मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर एंगल कितना है, 45 डिग्री। अब इसको अगर मैं दो कंपोनेंट्स में बांटूं तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और ये इधर साइड का वेलोसिटी हो जाएगा v, है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब ये दो पोजीशंस पकड़ लो, ये पहली पोजीशन और ये सबसे ऊपर वाली सेकंड पोजीशन। तो पहली पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? तो आप कहेंगे हाफ ऑफ mu², है ना। अच्छा, दूसरी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? तो हाफ ऑफ mv²। अब हमको किसी तरह से v की वैल्यू चाहिए। हम ये बात अच्छे से जानते हैं, हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू लगातार कैसी रहती है? सेम। ये u cos थीटा इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, u cos थीटा इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और v जो है फाइनल वेलोसिटी है जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, और वो भी कैसी है? हॉरिजॉन्टल। और जैसे कि याद होगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाते वक्त कि हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल मोशन कैसे होता है? यूनिफॉर्म। यानी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कैसी रहेगी? सेम। तो यानी ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कैसी रहेगी? सेम। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि v इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर? u cos थीटा, है ना। अच्छा, मेरे पास थीटा की वैल्यू है cos 45, है ना, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा? u/√2, आया ना। ठीक है। फिर k' के फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ m, v के स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं? u²/2, है ना। फिर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर k' इज इक्वल्स टू, हाफ को कॉमन निकालो बाहर, ये वाले 2 को बाहर निकालो, तो फिर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ m u²। सिर्फ ये वाले 2 को अलग करा मैंने, तो हाफ ऑफ m u²। मगर हाफ ऑफ m u² क्या है? पुराना वाला काइनेटिक एनर्जी है। तो फिर k' इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ k। दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। ओके, वेरी गुड। अगर आपका इसी तरीके से आया तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज द मेथड। ओके, जिसका नहीं आया वो लिख लो, कल का बचा होगा वो जगह। क्वेश्चन तो कल का ही लिखा हुआ होगा ना, इसीलिए मिटा दिया। जेई वालों को खास ध्यान देना है इस पार्ट पे। सम इम्पॉर्टेंट रिलेशंस, है ना। नीट में हालांकि बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं,
मगर ऐसा नहीं कि गारंटी दूंगा मैं 101% ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं, मैं एज पर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, है ना, कि नीट में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे बेसिक लेवल के आएंगे, ओके। मगर अभी फ़िलहाल आप जो देख रहे हैं कुछ एडवांस रिलेशंस देख रहे हैं जो जेई के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट चांसेस कम हैं। चलो हो गया। Equation of trajectory in terms of range of projectile. Equation of trajectory in terms of range of projectile. देखो, आप सभी लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का एक फॉर्मूला होता है। क्या है वो फॉर्मूला? सिंस y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहां पे, x tan थीटा को कॉमन बाहर निकालूंगा, इसे x tan थीटा को। तो जब मैं x tan थीटा को कॉमन निकालता हूं बाहर, तो यहां से x tan थीटा पूरा निकल गया, तो यहां बच गया 1, यहां से x निकल गया, तो एक x, दो x थे ना, यहाँ पर x स्क्वायर था, तो उसमें से एक x बाहर निकल गया, तो बचेगा सिर्फ g इंटू एक्स अपॉन, यहां पर tan थीटा था क्या? नहीं। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में से आप बाहर निकालते हैं, मतलब यहाँ से मैंने न्यूमरेटर में से बाहर निकाला और मैंने देखा कि वो यहाँ पर नहीं है, तो वो कहाँ चले जाती है? डिनोमिनेटर में। आपको याद होगा एक रूल मैंने पढ़ाया था, a माइनस बी, अगर a को कॉमन निकालता हूँ तो उसको आप कैसे लिखते हैं? 1 माइनस बी बाई ए लिखते हैं आप, है ना। तो वैसे ही जब मैंने यहाँ से x tan थीटा कॉमन निकाला, तो tan थीटा यहाँ था इसलिए निकल गया, मगर यहाँ तो था नहीं, तो वो कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो वो हो जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। फिर जैसे कि आप जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर ये कॉस थीटा और ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, y इक्वल्स टू क्या बच जाएगा फिर? x tan थीटा 1 माइनस जी इंटू एक्स अपॉन, मैं इसको ऐसा लिखूंगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बस चीज़ों को आगे पीछे करके लिखा मैंने ताकि आपको कुछ नज़र आए, है ना। ये साइन थीटा को पहले लिखा, 2 को इसके बाद में लिखा, और कॉस थीटा करे लिखा, सिर्फ आगे पीछे करा मैंने। अब ये इसलिए लिखा मैंने ताकि कुछ नज़र आए आपको यहाँ से देखकर। वो क्या आएगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। फिर चलो ठीक है, फिर ये फॉर्मूला थोड़ा सा बदलेगा, फिर आप लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल्स टू x tan थीटा अपॉन, सॉरी नॉट अपॉन, 1 माइनस g इंटू एक्स अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा। देखो, आप जैसे कि जानते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इसका मतलब g अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन r, हाँ या ना। अब ऐसा कुछ नज़र आया कि आपको सर इक्वेशन में, है ना। आप अगर इतने पार्ट पे फोकस करो, देखो ये बिल्कुल ऐसा है कि नहीं, जो कि 1 अपॉन r लिखा जा सकता है। तो देखो y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r,
ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। कई सारे प्रॉब्लम है मॉड्यूल में आप जो देखेंगे जो इस प्रॉब्लम पे बेस्ड है। आपको हॉरिजॉन्टल रेंज दिया हुआ है और आपसे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये सब पूछा गया है। तो भैया आप भाई इसको ध्यान में रख के सॉल्व करें अच्छे से, ठीक है। लिखो फटाफट। फास्ट लिखे, बातें ना करें। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी लेना है इसके अंदर। कल सेकंड मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं चाहता हूँ कि सेकंड वाला करूँ मैं, इसका कुछ बाकी ना रहे। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी वक्त प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी। तो हम कहेंगे कि भाई देखो ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, फिर उसके बाद दिस इज योर प्रोजेक्टाइल, है ना। और हम जानते हैं कि ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग सर्टेन एंगल थीटा विद द x एक्सिस। इसके फिर दो कंपोनेंट्स u cos थीटा और ये u sin थीटा। हम ये बात जानते हैं कि ये दो बात हमेशा दी रहती हैं, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मगर मान लो कि हमारा प्रोजेक्टाइल कुछ यहाँ तक पहुँच चुका है, हमारा प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट P तक पहुँच चुका है और यहाँ इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो v रहेगी। यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? v। अब इस v को मैं दो कंपोनेंट्स में बांटूंगा, एक रहेगा x एक्सिस वाला
और एक रहेगा y एक्सिस वाला। और आपसे v के बारे में पूछा जाएगा कि v की वैल्यू क्या रहेगी। मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगा था आपको, वो टाइम स्मॉल t लग गया था। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई बताओ v की वैल्यू क्या होगी। तो अब कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि अक्सर हमें दो चीज़ों का नॉलेज होता है, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी का और दूसरा होता है आपके थीटा का, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का। और उसी के नॉलेज के बेसिस पर वो पूछेगा कि भाई 10 सेकंड बीत चुके हैं, प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ चुका है, अब बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना। अब हम ये जानते हैं कि अब जो वेलोसिटी होंगी उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्स वाला भी और वाई वाला भी। तो अगर आपको टोटल वेलोसिटी निकालना है तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा, एक्स वाला भी और वाई वाला भी, और उसका लेना पड़ेगा फिर बाद में मैग्नीट्यूड, है ना। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो सवाल उठा कि वी एक्स कैसे निकलेगा। वी एक्स तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बराबर रहेगा यू एक्स के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो उसकी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम होती है। यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा या यू एक्स। यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, वी एक्स। जैसे हमने कहा हॉरिजॉन्टल मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन, तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी भी कैसी रहेगी, सेम। तो ये तो यहाँ से निकल जाएगा, टेंशन नहीं है इसकी अच्छी। इसे इक्वेशन नंबर 1 दो, इसे दो इक्वेशन नंबर 2। हाँ, मेन असल मसला है आपका वी वाई का। तो बोले वी वाई कैसे निकलेगा। देखो वी वाई क्या है, तो बोले वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी है। वर्टिकल मोशन कैसा मोशन है, बोले बहुत अच्छा मोशन है। अरे बहुत अच्छा नहीं रे, एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन है। ऐसे मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक है इन टर्म्स ऑफ टाइम और एक है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मगर मेरे को टाइम दिया हुआ रहेगा, तो कैसे निकालूंगा, तो बोले वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। कुछ याद आया, काइनेमेटिकल इक्वेशन का फॉर्मूला v इक्वल्स टू वी जीरो, है ना, प्लस जी टी प्लस माइनस जी टी। माइनस आपको मालूम है क्योंकि अपवर्ड्स मोशन है। तो बोले वी वाई क्या होगा, फिर वी वाई होगा आपका u साइन थीटा माइनस जी टी, इक्वेशन नंबर 3। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 से उसकी वैल्यूज निकालेंगे, वी एक्स की और वी वाई की, और आप इस वैल्यू फॉर्मूले में डाल देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर मान लो ये इक्वेशन मैं इस फॉर्मूले में डालता हूँ तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर यानी कि यू एक्स का स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई का स्क्वायर मतलब नहीं यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, है ना। ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। आई क्या बात समझ में सभी को, चलो लिख लो। वो हो गया सभी का। हाँ, एक चीज़ रह गया, इसमें हमको डायरेक्शन भी निकालना पड़ता है कई बार, है ना। मान लो कि ये एंगल इधर दिया हुआ है, इस एंगल को आप नाम दे दो थीटा 1 या अल्फ़ा, जो भी नाम देना दे दो। मैं अभी थीटा 1 दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि अल्फ़ा जनरली मैं उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ एलिवेशन के लिए, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ करके। थीटा 1 क्या है, अभी भी वेलोसिटी का एंगल है मगर टाइम t के बाद। देखो वेलोसिटी का कब भी एंगल पूछा जाए तो वेलोसिटी का एंगल निकालने के लिए एंगल ऑफ वेलोसिटी, तो उसको निकालने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, tan इनवर्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अपॉन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। हमेशा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। अब वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आपको अच्छे से मालूम है कैसे निकालते हैं, u साइन थीटा माइनस जी टी, और वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, u cos थीटा। यानी ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा, दैट्स इट। ये है एंगल, देख लें।
काम कर दिया भाई इसने। दे बेटा। कोई बता सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या का? सॉरी, नहीं बेटा, वो तो उसका है, वो मोशन अंडर ग्रेविटी या एक्सीलरेटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट की रेशियो है फॉर सेम टाइम, ये अलग है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वही दो एंगल्स जिसके लिए रेंज सेम आता है ना। कौन से दो एंगल्स है वो? एक अगर एंगल थीटा है तो दूसरा वाला एंगल 90 माइनस थीटा, उसके लिए रेंज कैसा होता है? सेम होता है। तो देखो, हमें ये कहा गया है कि आपके पास दो एंगल्स दिए हुए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर सेम रेंज, यानी एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है। आपको निकालना है रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये कैसे निकलेगा? बहुत आसान। जैसे कि आप जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो मान लो ये पहला एंगल है थीटा, है ना, फॉर थीटा 1, यहां लिख देता हूं मैं, फॉर थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा। तो मैंने कहा कि पहला एंगल मान के चलो क्या है? थीटा है। और थीटा 1 जब आपका थीटा के बराबर होगा तब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा? तो बोले 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, सॉरी नॉट थीटा 1, थीटा 2। तो अब दूसरा जो एंगल मैं लेने वाला हूं वो दूसरा एंगल कितना रहने वाला है? 90 माइनस थीटा। दूसरा एंगल कितना रहने वाला है? 90 माइनस थीटा। तो अब ये फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का? T2 इज इक्वल्स टू 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन जी। आया ना? बस थीटा की जगह क्या आ गया? 90 माइनस थीटा आ गया। ये दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया। आप अच्छे से जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। याद है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 90 का मल्टीपल ऑड नंबर, तो साइन क्या बन जाएगा? कॉस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा? 2u, सॉरी साइन की जगह आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन जी, है ना। फिर उसके बाद अब जब मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा, देयरफॉर T1 अपॉन T2, जब आप ये दोनों चीज़ों का रेशियो लेंगे तो आप नोटिस करेंगे इसके फॉर्मूले में 2u साइन थीटा अपॉन जी है, इसके फॉर्मूले में 2u कॉस थीटा अपॉन जी है। सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा अलग अलग है, बाकी सारी बातें सेम है। तो वो चीज़ें तो हो जाएगी कैंसल और बच जाएगा सिर्फ आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि कितना होता है? tan थीटा। तो T1 अपॉन T2 किसके बराबर हो गया बेटा? फिर tan थीटा के बराबर हो गया। आया समझ? ठीक है। ये हो चुका है सभी का? 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट लिखो। सोहम हो गया? हाँ, चुपचाप बैठ। चल आगे का निकाल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल।
टेन थीटा जा रहा, कुछ भी कुछ भी। पहले क्या था, डिवीजन था, अब मल्टीप्लिकेशन है। ये हो गया सभी का हैमर। हाँ गुड, सिर्फ टाइटल डाला हुआ है अभी। हुआ? फोर यू स्क्वायर नहीं बेटा, चलो अब आ रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। कैलकुलेट किया किसी ने? यू बोला क्या? नहीं। अच्छा देख, T1 बोले तो क्या, ये पहला टाइम ऑफ फ्लाइट है जब एंगल कितना था, थीटा। T2 बोले तो क्या, ये दूसरा वाला टाइम ऑफ फ्लाइट है जब एंगल क्या था, 90 माइनस थीटा। बाकी ये सारी बातें कैसी थी, सेम थी, सिर्फ क्या बदला हुआ था, एंगल। तो मैं डालूंगा फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का, भैया ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय, दूसरा वाला क्या आएगा, 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, जो कि क्या हो जाता है, कॉस थीटा अपॉन जी, है ना। अच्छा ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, मैं क्या लिखूंगा फिर, 2u स्क्वायर अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ समझा क्या? ये 2 को इधर लिखा, ये u मल्टीप्लाई बाय यू स्क्वायर, और g मल्टीप्लाई बाय जी स्क्वायर। अब मैंने जानबूझ के ये 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, ताकि ये 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इनको देखकर आपको कुछ तो भी याद आया होगा, साइन 2 थीटा, तो दैट इक्वल्स टू 2u स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय जी। अब बोले ऐसा क्यों लिख दिया जी मल्टीप्लाई बाय जी, क्योंकि जब आप इसको ऐसा देखोगे क्या नजर आया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी क्या होता है, रेंज। तो भैया हमारा इसका वैल्यू क्या आएगा फिर, T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेंज अपॉन जी। आया समझ में, है ना, कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना होता है, ट्वाइस आर अपॉन जी। कैसा आया कांट का, ये फॉर्मूला देख क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी किसका फॉर्मूला है, रेंज का। तो उसकी जगह आर लिख सकता ना तू, तो 2 मल्टीप्लाई बाय आर, अब ये जी बच गया इधर वाला। इधर का हो गया, सभी को पूछ रहा हूं, इधर का हो गया।
चलो, रेंज रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या आएगा? वैसे तो ओरली भी बता सकते तुम उसको। यस, वेरी गुड। tan स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लिकेशन पता लगा सोहम? वो हो गया तो मल्टीप्लिकेशन लगा पता। h1 मल्टीप्लाई बाय h2 क्या होगा? तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जब एंगल थीटा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और जब एंगल आपका 90 माइनस थीटा है तो वो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। और जैसे कि आप जानते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर की जगह हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखो h1 अपॉन h2 क्या बच गया बेटा? tan स्क्वायर थीटा। चौथा वाला आप लोग के लिए होमवर्क, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या होगा वो आपने ढूंढ के निकालना। ये आपके लिए होमवर्क, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये वाला हो चुका है ना? फिर से लेकर आ रहा हूं एक चीज, बस इस बार उसको डायरेक्ट लिख दूंगा। रिलेशन बिटवीन एच मैक्स एंड आर मैक्स अपन ने ये थोड़ी देर पहले देखे ही थे, मतलब कल देखे थे अपन ने एच मैक्स और आर मैक्स के बीच का रिलेशन, अगर आपको याद होगा तो। चलो फॉर फॉर्मेलिटी लिख देता हूँ मैं। एच मैक्स इज इक्वल्स टू क्या था अपने पास? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और आर मैक्स सॉरी मैक्सिमम हाइट है ना, तो थीटा 45 डिग्री आएगा ये, जब रेंज मैक्सिमम हो तब की बात है। और आर मैक्स क्या था आपका? यू स्क्वायर अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, सॉरी हाँ, यू स्क्वायर अपॉन जी। फिर आपने कहा था कि भैया यू स्क्वायर अपॉन जी तो क्या होता है? एच मैक्स होता है। तो सॉरी ये यूज, हाँ यहाँ पर एच मैक्स की जगह फिर आपने लिखा था 1/4 यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह आर मैक्स।
तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया था आर मैक्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। ये रिलेशन हम लोग ने स्टडी कर चुके थे। ये रिलेशन था मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज के बीच में। अब अगला जो आपको कैलकुलेट करना है द रिलेशन बिटवीन जस्ट रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। सिर्फ क्या है, रेंज है जिसका एंगल कुछ ना कुछ अलग होगा मगर 45 डिग्री नहीं होगा। बात समझ रहे ना आप? रेंज और मैक्सिमम रेंज में क्या फ़र्क होता कि जब एंगल 45 डिग्री हो तो उस वक्त मैक्सिमम रेंज होता, और जस्ट रेंज मतलब कुछ भी एंगल हो सकता है। तो अब उसमें रिलेशन पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? वही एक तरीका है। हमेशा याद रखना, रिलेशन निकालना है तो जिन चीज़ का रिलेशन पूछा हुआ है उन दोनों का फॉर्मूला लिखो, दोनों को डिवाइड कर डालो, यानी आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब हमारा अगला जो है वो है रिलेशन बिटवीन एच मैक्स एंड आर। रिमेंबर इट इज नॉट आर मैक्स, इट इज जस्ट आर। यहां पर थीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 45 डिग्री, ये 45 डिग्री के बराबर नहीं है। तब क्या? तो भाई कोई बात नहीं, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा? फिर आप लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। और रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। tan थीटा बाई 2 किसका मतलब? एच मैक्स अपॉन आर। चलो देखते हैं। तो जब मैं एच मैक्स अपॉन आर करूंगा, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? यू स्क्वायर और जी कॉमन है, वो हो जाएगा कैंसल। क्या बचेगा? यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन जस्ट साइन 2 थीटा। तो एच मैक्स अपॉन आर। अब देखो ये और ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये इसका एंगल थीटा है, इसका एंगल 2 थीटा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको एक्सपांड। तो मैं लिखूंगा भैया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, इसे करो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। फिर उसके बाद ये वाला 2 इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर आप लिखेंगे therefore h max upon r equals to साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गए 4 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा और इसमें का एक साइन थीटा गया। एच मैक्स अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1/4 क्या हो जाएगा? tan ऑफ थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या रह जाएगा? tan थीटा। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर एच मैक्स इज इक्वल्स टू r/4 tan थीटा, या फिर r इज इक्वल्स टू 4h मैक्स अपॉन tan थीटा, जिसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू 4h मैक्स कॉट थीटा। तो ये मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। सिर्फ रेंज, हाँ सिर्फ रेंज। एच मैक्स इज इक्वल्स टू r/4 tan थीटा, r इक्वल्स टू 4h मैक्स कॉट थीटा।
2 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा, उसी से जुड़ा हुआ पार्ट है, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। इफ एंड ओनली इफ, मान लो आपको जो रेंज है उसको मल्टीपल में दिया गया है कि वो मैक्सिमम हाइट का इतना इतना है, डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम्स है, इस तरह से कुछ दिया हुआ है, और आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया है कि भाई हमने ये देखा कि आपके रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डबल है मैक्सिमम हाइट का। क्या बेटा? डबल है मैक्सिमम हाइट का। तो पता लगाओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, यानी एन की वैल्यू दिया आपको, ज़रूरी नहीं कि डबल देगा, ट्रिपल, 4 टाइम्स कुछ भी दे सकता है। तो वो कैसे पता लगाएंगे? अब जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला है एच मैक्स इज इक्वल टू r/4 इंटू टेन थीटा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर फ्रॉम 3 एच मैक्स इज इक्वल टू r के जगह आप क्या लिखेंगे? n मल्टीप्लाई बाय एच मैक्स अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी नॉट 4, हाँ बराबर तो था 4, n था ये, तो ये मल्टीप्लाई बाय टेन ऑफ थीटा। अब ये एच मैक्स और एच मैक्स हुआ कैंसिल, फिर क्या होगा? टेन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन n, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन n, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन n। अब ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला आपने याद रखना। कभी भी अगर ऐसा बोला जाए, कभी भी ऐसा बोला जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने बोल दिया कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है मैक्सिमम हाइट से 4 गुना ज्यादा है, बात समझ रहे क्या आप? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट से 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स है। तो भाई बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? तो मैं बोलूंगा अच्छा क्या बोला उसने कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आपका 4 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट का। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना है? 4 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट का। अच्छा, यानी n की वैल्यू क्या है? 4 है। तो मैं बोलूँगा अच्छा मुझे याद आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ क्या होता है? 4 अपॉन n। तो यानी थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 4/4, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 1। अरे भैया ऐसा तो कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 45 डिग्री, है ना? तो देखो उसने क्या बोला, सिर्फ एक सेंटेंस बोला कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? मैक्सिमम हाइट का 4 गुना है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या आएगा? 45 डिग्री। और ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने आपको वैल्यू बोला एग्जाम में भी वही वैल्यू आए, जेईई में स्पेशली वही वैल्यू आए। कौन सी वैल्यू बोला मैंने अभी? 4 टाइम्स वाली, क्योंकि ये इजीली आंसर निकल जाता, बिना लॉगबुक के निकल जाता, ये है ना। इसीलिए ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये सारे जो आप देख रहे हैं अभी, ये एग्जाम अगर प्रॉब्लम्स आए तो ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके या ये लगाकर आप वो आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो लिख लो। हुआ?
ये हो गया पार्ट, जल्दी करें। क्या? हाँ, अगले हफ्ते टेस्ट मॉक टेस्ट ये वीक है क्या? मॉक टेस्ट पिछले हफ्ते भी अपना टेस्ट हुआ ना अभी, ये वीक है मॉक टेस्ट, फिर डालना पड़ेगा। बोला था क्या कुछ मैंने? वेक्टर्स प्लस 1D बोला था ना? हाँ, अरे हाँ बोला था वेक्टर्स प्लस 1D। वेक्टर्स प्लस 1D की तैयारी रखो। चलो वाह, कौन से नंबर का आएगा? 6। चलो हुआ। चलो ध्यान दो इधर, ये वाला हो गया ना। देखो, इफ T1 इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू राइज अप टू अ पॉइंट P एंड T2 इज द टाइम टेकन बाय इन फॉलिंग फ्रॉम पॉइंट P टू ग्राउंड, देन मान लो टाइम T1 यहां से यहां जाने के लिए और फिर टाइम T2 पॉइंट P से नीचे जमीन तक गिरने के लिए। तो अब आपको निकालना है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या आएगी? तो डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे अभी अपन। देखो पहले मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां जाने के लिए टाइम T1 है, यहां से यहां जाने के लिए टाइम T2 है, यानी ग्राउंड से पॉइंट P पे जाने के लिए टाइम लगा T1 और पॉइंट P से ग्राउंड पे जाने के लिए टाइम लगा T2। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट T1 प्लस T2 के बराबर हुआ है कि नहीं?
क्योंकि भैया ये पूरा वापस ग्राउंड पे पहुंच गया था ना। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u साइन थीटा अपॉन जी, है कि? तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर u साइन थीटा इज इक्वल्स टू g/2 t1 प्लस t2। आया ना? है ना? g को इधर ट्रांसफर करो, 2 को डिवीजन में लेकर आओ, तो u साइन थीटा इज इक्वल्स टू g/2 t1 प्लस t2। ये लिख सकता हूं मैं। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्या देंगे इसे हम? इक्वेशन नंबर 1। नाउ फर्दर मेरा टारगेट है कि असल में h को निकालना है, जो कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो वो कैसे निकालूंगा मैं? देन हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, देखो आप क्या निकालना चाह रहे हैं? हाइट। हाइट क्या है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जब भी हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो क्या सारे के सारे वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे, वर्टिकल के कंसेप्ट्स लेंगे। अच्छा ठीक है, वर्टिकल मोशन कैसा होता है? तो बहुत अच्छा होता है। अरे अच्छा नहीं रे, कैसा होता है? एक्सीलरेटेड या रिटार्डेड मोशन होता है। तो बोले ठीक है, उसके लिए फिर क्या यूज़ करते हैं? तो काइनेमेटिकल इक्वेशन है ना, u इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, है ना। अगर मान लो कि आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ हाइट h पे पहुँचा है, ग्राउंड से हाइट h पे पहुँचा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? h हुआ है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि कितनी देर में हुआ? बोले टाइम t में। तो उसका फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो बोले u इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। मगर मैं पूछूंगा ग्राउंड से यहाँ पॉइंट P तक पहुँचने के लिए टाइम कितना लग गया? t1। तो मैं बोलूँगा भैया ये t की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको? t1। अच्छा uy क्या होता है? वो तो u साइन थीटा होता है। अच्छा uy की वैल्यू यानी u साइन थीटा की वैल्यू क्या है? g/2। Therefore h is equals to g/2 t1 प्लस t2 माइनस हाफ ऑफ जी t1 का स्क्वायर। हाँ, ये बाहर एक t1 रह गया, ये वाला t1। एक मिनट रुको, काय के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना आपके पास जगह? माइनस हाफ ऑफ जी t1 का स्क्वायर। अब एक काम करो, हाफ ऑफ जी और ये t1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी, ये t1 से मल्टीप्लाई हुआ और ये t1 भी अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो t1 का स्क्वायर प्लस ये हाफ ऑफ जी इस t2 से भी मल्टीप्लाई होगा, हाफ ऑफ जी, ये t1 t2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस हाफ ऑफ जी t1 का स्क्वायर। अरे बोले ये तो कैंसिल हो जाएगा फिर, है कि? देयरफॉर क्या हुआ? h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी t1 टू t2। ये मेरे पास फॉर्मूला आया हाइट का। अब एक खास बात सुनो, आपने ये फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए निकाले, मगर ये मोशन इन 1D में भी लागू है। ये फॉर्मूला मोशन इन 1D में भी लागू है। बोले कैसा? अगर मान ले किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, ऐसे ऑब्जेक्ट कैसा जाएगा? यहां से ग्राउंड से ये ऐसा जाके ऐसा नीचे आएगा ना, है कि नहीं? मान लो कि वो यहां एक पर्टिकुलर हाइट h तक पहुंचता है इन टाइम t1, फिर उसके बाद यहां से यहां जमीन पे जाता है इन टाइम t2। समझ रहे क्या आप? एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचा, पर्टिकुलर मैक्सिमम नहीं बोला उसने, क्या? पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचा इन टाइम t1। ये यहां पर भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है वो। तो एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचा इन टाइम t1, उसके बाद जमीन पे पहुंचा इन टाइम t2। तो भाई पता लगा कि भाई तेरा जो है हाइट की वैल्यू क्या होगी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना, याद रखना अब यहां से, हाफ ऑफ जी t1 इंटू t2। और एक साफ बात बोलता हूं, ये कंसेप्ट थोड़े से आपको जेई वालों को ज़्यादा फोकस करने हैं, है ना। नीट में इतना ज़्यादा मतलब उसको डिटेल में नहीं घुसता अंदर हो। मगर हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ पत्थर की लकीरें हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं बोल रहा। जो हम लोग देख रहे हैं सिनारियो, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, है कि नहीं। मगर याद सभी को रखना है, जेई वालों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, लिख लो फटाफट। फिर लास्ट रिलेशन, कल नहीं आज ही। अबे 9:30 से ज़्यादा हो गए क्या? तू 9:15 बोल रहा।
ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। तो ठीक है, टाइम की कमी के कारण कल नहीं ले रहे, मैं बता रहा हूँ। सुन लो इधर, एमआर बोलेंगे तो फिर ज़्यादा, और मैं 10 मिनट खींच डालूंगा फिर। तो देखो, अगर 2 मिनट ध्यान दो सब लोग। हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ से लॉन्च होता है और वो हाइट h तक पहुँचता है, और उस हाइट h तक पहुँचने के लिए टाइम कितना लग गया, t1। वो और आगे 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 जा रहा है, अब पॉइंट p2 तक पहुँचा। और खासियत इस हाइट पॉइंट P2 की है कि इसका भी हाइट कितना है, h है। मगर जाहिर बात है ये हाइट तक आने के लिए टाइम T1 लगा होगा, और ये हाइट तक आने के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा होगा, दैट इज़ T2। मगर हाइट कैसी है, सेम। तो उसने कहा है कि ये h की वैल्यू पता लगाओ। तो h की वैल्यू का फॉर्मूला सेम आता है हाफ ऑफ g T1 इंटू T2, है ना। वक्त की कमी के कारण मैं आपको इसका प्रूफ नहीं बता पा रहा, है ना, मगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखो। अगेन फिर से मैं बोलता हूँ, यही कंसेप्ट मोशन इन 1D में भी लागू है कि नहीं। जैसे कि एक आध प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, वो ऊपर जाके नीचे आया, एक सर्टेन हाइट तक पहुंचा था वो, से h वाली हाइट तक इन टाइम T1, और वो वापस घूम के इधर ही आया, उतनी हाइट पे फिर से पहुंचा, मगर इन टाइम T2। सेम हाइट पे पहुंचा बट इन टाइम T2, है ना। तो भैया अब आपसे पूछा जाएगा कि वो हाइट क्या होगी, जो सेम हाइट थी आपकी वो क्या होगी। तो वो सेम फॉर्मूला है हाफ ऑफ g T1 इंटू T2। एक बार समझ में आपको, लिख दाइए। कल सारे फॉर्मूले लर्न करके आएंगे आप, ये कल मीन्स मंडे, है ना। मुझे सारे फॉर्मूले चाहिए लर्न। कल टेस्ट है मोशन इन 1D प्लस वेक्टर्स।